अगर किसी शहर के सबसे प्रतिष्ठित सबसे एक्सक्लूसिव वीआईपी क्लब को देखा जाए तो उसकी तस्वीर कुछ ऐसी होती है। दरवाजे पर एक सख्त पहरा, एक बहुत ही छोटी सी मेहमानों की सूची, और जो उस सूची में शामिल हो जाते हैं उन्हें मिलने वाली बेहतरीन सुविधाएं और एक अलग दर्जे का सम्मान, है ना? बिल्कुल। और जिनका नाम उस लिस्ट में नहीं होता वे अक्सर बाहर खड़े होकर अंदर जाने के इंतजार में सदियां गुजार देते हैं। हाँ, और ये बात भी ध्यान देने वाली है कि उस क्लब के बाहर इंतजार करने वालों की कतार हर गुजरते साल के साथ लंबी ही होती जाती है। मतलब अंदर मिलने वाले फायदे किसी भी बाहरी संघर्ष से कहीं ज्यादा बड़े जो होते हैं। सच में। खैर, ये सिर्फ एक उदाहरण है। हम यहाँ किसी नाइट क्लब की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की। भारत की भाषाओं का वो वीआईपी क्लब? जी हाँ, ये वो क्लब है जो ये तय करता है कि हमारे इस विशाल और विविधता से भरे देश में किन भाषाओं को विशेष आधिकारिक मान्यता और संरक्षण मिलेगा। जो कि एक बहुत ही गंभीर विषय है ना? आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे पास एक बहुत ही ठोस स्टैक है जिसमें संविधान के कुछ अहम अंश हैं, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की विस्तृत रिपोर्ट है, दृष्टि आईएएस का गहन कानूनी विश्लेषण और टेक्स्ट बुक की अध्ययन सामग्री भी शामिल है। मतलब स्रोत काफी व्यापक हैं। बिल्कुल। और हमारा मिशन ये समझना है कि ये भाषाई भूल भुलैया असल में काम कैसे करती है, किसी भाषा को ये विशिष्ट दर्जा कैसे मिलता है, 8वीं अनुसूची का जमीनी अर्थ क्या है, और क्यों 38 से ज्यादा भाषाएं आज भी सूची में अपनी जगह बनाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ रही हैं। सही कहा, क्योंकि ये चर्चा सिर्फ पन्नों पर लिखे गए कुछ कानूनों तक सीमित नहीं है। हमारे सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि हमारी भाषाएं कैसे हमारे रोजगार और पहचान को आकार देती हैं। देखिए, इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके बुनियादी संवैधानिक ढांचे को खंगालना होगा। जब संविधान को आकार दिया जा रहा था, हाँ, उस समय इसके निर्माताओं के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। एक ऐसे देश को एक सूत्र में बांधना जहां हर कुछ कोस पर बोली बदल जाती है। हाँ, वो मशहूर कहावत है ना, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। बिल्कुल वही। तो इसके समाधान के रूप में संविधान में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को शामिल किया गया, अनुच्छेद 444(1) और अनुच्छेद 351। मैंने पढ़ा था कि अनुच्छेद 344(1) तो तकनीकी तौर पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग के गठन का प्रावधान करता है जो संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के प्रगतिशील उपयोग की सिफारिश करेगा। जी, लेकिन इस पूरे ढांचे का सबसे हैरान करने वाला और अहम हिस्सा अनुच्छेद 351 है। ऐसा क्यों? मतलब इसमें क्या खास है? अनुच्छेद 351 दरअसल इस 8वीं अनुसूची की पूरी धुरी है। अगर इसके तंत्र को गहराई से समझा जाए तो ये केवल भाषाओं की एक सूखी सूची नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम बनाने का प्रयास था। एक इकोसिस्टम? थोड़ा और विस्तार से बताइए। देखिए, अनुच्छेद 351 के तहत केंद्र सरकार को ये विशेष कर्तव्य सौंपा गया है कि वो हिंदी भाषा का इस तरह विकास और प्रसार करें कि ये भारत की सामाजिक संस्कृति, जिसे हम कॉम्पोजिट कल्चर कहते हैं, उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। अच्छा, तो ये सिर्फ एक भाषा को बढ़ावा देने के बारे में नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके काम करने का तरीका बहुत अनूठा है। संविधान ये कहता है कि हिंदी को समृद्ध करने के लिए उसे अपनी शब्दावली मुख्य रूप से संस्कृत से ग्रहण करनी है, लेकिन साथ ही 8वीं अनुसूची में शामिल भारत की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की शैली और शब्दों को भी अपनाना है ना? एकदम सही। अन्य भाषाओं से शब्दोद्धार लेकर उसे और व्यापक बनाना है। तो मतलब ये है कि 8वीं अनुसूची का शुरुआती विचार हिंदी को एक अलग थलग भाषा के रूप में थोपना नहीं था, नहीं, बल्कि उसे एक स्पंज की तरह बनाना था। एक स्पंज, हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। जो अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों और मुहावरों को सौंपकर एक साझी सांस्कृतिक भाषा का निर्माण कर सके। बिल्कुल, ये एक भाषाई आदान प्रदान का तंत्र था, ताकि जब कोई व्यक्ति दक्षिण या पूर्व भारत से हिंदी बोले या पढ़े तो उसे उस भाषा में अपनी मातृभाषा की कोई ना कोई झलक या शब्द दिखाई दे। क्या बात है! ये विचार तो बहुत गहरा है। तो जब इस व्यवस्था को लागू करने के लिए उस पूल की जरूरत पड़ी जहां से भाषाएं ली जानी थीं, तो शुरुआत में इस वीआईपी क्लब में कितनी भाषाओं को जगह मिले? जब 1950 में संविधान लागू हुआ तब इस सूची में केवल 14 भाषाएं थीं। सिर्फ 14? असमिया,
बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। हाँ, यही 14 भाषाएं। लेकिन जाहिर है भारत जैसे विशाल देश में केवल 14 भाषाओं से काम नहीं चलने वाला था। बिल्कुल नहीं। और यही कारण है कि इस सूची के विस्तार का एक लंबा ऐतिहासिक सफर रहा है। हाँ, पहली बार 1967 में 21वें संविधान संशोधन के जरिए सिंधी भाषा को इस अनुसूची में जोड़ा गया। सिंधी का जुड़ना अहम अहम था। फिर इसके बाद एक बड़ा वैचारिक और राजनीतिक अंतराल आया, है ना? सही कहा। फिर सीधे 1992 में जाकर 71वें संशोधन के माध्यम से 3 नई भाषाएं शामिल की गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। एक मिनट, यहाँ नेपाली का शामिल होना मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर लगता है। वो क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी भाषा है जो भारत की सीमा के बाहर एक संप्रभु राष्ट्र की मुख्य भाषा है, लेकिन भारत के भीतर, विशेष रूप से सिक्किम और पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्सों में इसका एक बहुत गहरा सांस्कृतिक आधार है। हाँ, ये इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि भाषाएं राजनीतिक सीमाओं को नहीं मानती। बिल्कुल। इसके बाद जो बड़ा बदलाव आया वो 2003 में 92वें संविधान संशोधन के साथ आया, जो 2004 में लागू हुआ। जी, और इसने इस सूची में 4 और भाषाओं को जगह दी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और अंततः 2011 में 96वें संशोधन के तहत एक छोटा सा बदलाव हुआ, जहां भाषा के नाम की वर्तनी उड़िया से बदलकर ओडिया कर दी गई। हाँ, और इस तरह वो 14 भाषाओं वाली शुरुआती सूची आज 22 भाषाओं का एक विशाल समूह बन चुकी है। चलिए अब इसे थोड़ा सुलझाते हैं, क्योंकि यहाँ से ये पूरी चर्चा एक बहुत ही पेचीदा मोड़ लेती है। आप उन भाषाओं की बात कर रही हैं जो अभी भी इंतजार कर रही हैं? जी बिल्कुल। गृह मंत्रालय की जो रिपोर्ट हमारे स्रोतों में शामिल है वो बताती है कि वर्तमान में 38 और भाषाएं इस सूची में शामिल होने की मांग कर रही हैं। 38 भाषाएं, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और इन 38 भाषाओं में भोजपुरी, राजस्थानी, तुलु, गढ़वाली, कुमाऊनी, लद्दाखी, यहाँ तक कि प्राकृत और अंग्रेजी जैसी भाषाएं भी शामिल हैं। अंग्रेजी भी? ये दिलचस्प है ना? लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा खटक रही है वो ये है कि इन भाषाओं को शामिल करने के लिए कोई निश्चित मानदंड या चेकलिस्ट है ही नहीं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब मुझे ये थोड़ी अजीब लगती है बात। इतनी बड़ी संवैधानिक सूची जिसका सीधा असर करोड़ों लोगों के भविष्य पर पड़ता है, उसके लिए कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्यों नहीं है? देखिए, यह सतह पर देखने में एक बड़ी खामी लग सकती है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही जटिल समाजशास्त्रीय तंत्र काम करता है। वो कैसे? असल में भाषा और बोली का विकास कोई स्थिर गणितीय समीकरण नहीं है। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ताकतों के दबाव में लगातार बदलता रहता है। ऐसा नहीं है कि सरकारों ने मानदंड तय करने की कोशिश नहीं की। अच्छा, कोशिश हुई थी। बिल्कुल। 1996 में पाहवा समिति और फिर 2003 में सीताकांत महापात्र समिति का गठन सिर्फ इसीलिए किया गया था ताकि एक वस्तुनिष्ठ पैमाना तैयार किया जा सके। तो उन समितियों ने ऐसा क्या खोजने की कोशिश की जो इतना नामुमकिन था? मतलब क्या वे वक्ताओं की संख्या या साहित्य के इतिहास जैसी चीजों को नहीं नाप सकते थे? हमने बिल्कुल यही करने की कोशिश की थी। महापात्र समिति ने भाषाई विशिष्टता, साहित्यिक इतिहास और वक्ताओं की संख्या जैसे कई मापदंडों पर विचार किया। उन्होंने 2004 में अपनी रिपोर्ट भी सौंपी थी। तो फिर समस्या कहाँ आई? समस्या ये है कि आप ये कैसे तय करेंगे कि कोई साहित्य कितना पुराना या समृद्ध होना चाहिए? क्या केवल लिखित साहित्य ही मायने रखता है, या उन आदिवासी भाषाओं का क्या दिन का पूरा इतिहास ही मौखिक परंपराओं पर टिका है? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। यही कारण है कि आज तक उस रिपोर्ट पर सर्वसम्मति नहीं बन पाई और कोई ठोस नियम लागू नहीं हो सका, क्योंकि हर भाषा की शुरुआत एक बोली के रूप में ही होती है। 1 मिनट के लिए यहाँ रुकते हैं। यहाँ मामला सच में दिलचस्प हो जाता है। अगर कोई नियम या पैमाना ही नहीं है, तो क्या ये पूरी व्यवस्था एक तरह के राजनीतिक तुष्टीकरण का साधन नहीं बन जाती? आपका इशारा किस तरफ है? मतलब चुनाव से ठीक पहले कोई भी सरकार किसी भी एक बड़े वोट बैंक को खुश करने के लिए उसकी बोली को भाषा का दर्जा देकर इस सूची में डाल सकती है। ये तो एक बहुत ही मनमाना और अराजक तरीका लगता है। हम तय कैसे करते हैं कि कौन सी बोली है और कौन सी भाषा? जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प है वो ये है कि
इस आशंका को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। राजनीतिक इच्छा शक्ति और जन आंदोलन अक्सर भाषा को मान्यता दिलाने में एक उत्प्रेरक का काम करते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन अगर हम भाषाई विज्ञान की बात करें तो भाषा एक सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक रचना है। जब विभिन्न कारणों से किसी एक बोली को एक मानक रूप यानी एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाता है, उसका व्याकरण स्थिर हो जाता है, तब वो भाषा का दर्जा हासिल कर लेती है। अच्छा, जैसे अवधी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली का उदाहरण ले लें। बिल्कुल सही उदाहरण है। ऐतिहासिक रूप से ये अलग अलग रूप थे, लेकिन आज एक मानक स्थापित होने के बाद ये सामूहिक रूप से मानक हिंदी के छाते के नीचे आ गए हैं। एकदम सटीक। किसी भी भाषा और बोली के बीच अंतर करने के लिए कोई एक शुद्ध वैज्ञानिक या लैब टेस्टेड पैमाना नहीं है। समाज की स्वीकृति ही सबसे बड़ा पैमाना है। ये समझ में आता है कि भाषा समाज की धड़कन के साथ विकसित होती है, लेकिन इन 38 भाषाओं के बोलने वाले लोग इस अनुसूची में आने के लिए इतने बेताब क्यों हैं? बाहर रहने में क्या नुकसान है? क्योंकि इसके फायदे बहुत बड़े हैं। हाँ, इस सवाल का जवाब जब मैंने स्रोतों में खंगाला तो मुझे पता चला कि ये सिर्फ एक सांस्कृतिक गौरव की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये रोटी, रोजगार और अस्तित्व की बहुत ही व्यवहारिक लड़ाई है। इसका असर जमीनी स्तर पे बहुत गहरा होता है। देखिए, जब कोई भाषा 8वीं अनुसूची का हिस्सा बन जाती है तो उसके बोलने वालों के लिए सबसे बड़ा दरवाजा शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में खुलता है। जैसे यूपीएससी की परीक्षाएं। बिल्कुल। संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी और अन्य अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं में उम्मीदवारों को उस भाषा को एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति मिल जाती है। इस बात की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए झारखंड का एक मेधावी आदिवासी युवा है जिसकी मातृभाषा संथाली है। वो संथाली में दुनिया की सबसे गहरी दार्शनिक बातें सोच सकता है, विश्लेषणात्मक लेख लिख सकता है। लेकिन अगर संथाली अनुसूची में नहीं है तो उसे अपनी सारी प्रतिभा को एक ऐसी मानक भाषा में ढालना होगा जो उसके लिए शायद दूसरी या तीसरी भाषा हो, जो कि बहुत मुश्किल काम है। हाँ, ये अनुवाद का मानसिक बोझ उसे परीक्षा में दूसरों से पीछे कर सकता है। लेकिन जैसे ही 2003 में संथाली को सूची में जोड़ा गया, उस युवा के लिए देश की सबसे कठिन परीक्षा पास करने का एक समान अवसर खुल गया। और केवल प्रतियोगी परीक्षाएं ही नहीं, साहित्य अकादमी जैसी राष्ट्रीय संस्थाएं इन 22 भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा देने के लिए विशेष फेलोशिप, प्रोत्साहन कार्यक्रम और पुरस्कार आयोजित करती हैं, जिससे लेखकों को मदद मिलती है। जी, इससे उस भाषा के लेखकों, कवियों और नाटककारों को एक राष्ट्रीय मंच मिलता है और आर्थिक संबल भी। किसी भी भाषा के जीवित रहने के लिए जरूरी है कि उसका साहित्य फले फूले, और अनुसूची में शामिल होना एक आर्थिक कवच प्रदान करता है। और जहां इतने बाई करियर और संरक्षण के फायदे दांव पर हो, वहां संघर्ष का बड़ा होना स्वाभाविक है। बिल्कुल। हमारे पास मौजूद दृष्टि आईएएस का कानूनी विश्लेषण बताता है कि जब नियम अस्पष्ट होते हैं तो लोग न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाते हैं। हाँ, अदालतें अक्सर इन मामलों में घसीटी जाती हैं। हमने देखा है कि हाल ही में इस क्लब में एंट्री पाने के लिए बड़ी कानूनी लड़ाइयां भी लड़ी गई हैं। 2023 का वो मामला बहुत चर्चा में रहा था, जहां राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। हाँ, मुझे याद है। लेकिन मैंने पढ़ा कि अदालत ने उसे सीधे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि वे परमादेश या मैंडामस जारी नहीं कर सकते, मुझे ये कुछ हद तक जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने जैसा लगा। देखिए, न्यायपालिका के नजरिए से इसे समझना थोड़ा टेक्निकल हो सकता है, लेकिन ये जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना नहीं है, बल्कि ये शक्तियों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत का पालन करना है। अच्छा, तो अदालत का तर्क क्या था? मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह स्पष्ट किया कि 8वीं अनुसूची में किसी भाषा को शामिल करना या न करना पूरी तरह से एक नीतिगत मामला है, यानी पॉलिसी मैटर है। एक अदालत सरकार को ये आदेश नहीं दे सकती कि वो किस भाषा को सूची में डाले। मतलब ये फैसला पूरी तरह से विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। बिल्कुल। अदालतें नीतियां नहीं बनाती, वो सिर्फ उनका मूल्यांकन करती हैं। और शायद यही तर्क दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी दिया था जब वहां भारतीय सांकेतिक भाषा या इंडियन साइन लैंग्वेज को इस अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई थी। हाँ, उस याचिका का क्या हुआ? अदालत ने उस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सांकेतिक भाषा को मान्यता देने और संरक्षित करने के लिए दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत पर्याप्त प्रावधान पहले से मौजूद हैं, इसलिए इसे अनुसूची में जोड़ने की कानूनी बाध्यता नहीं है। इन मामलों से ये साफ हो जाता है
कि भाषाओं की ये लड़ाई सिर्फ कानूनी तर्कों के बल पर नहीं जीती जा सकती। अंततः ये एक राजनीतिक निर्णय होता है। ऐतिहासिक रूप से राजनीतिक नेतृत्व और उनकी सामाजिक समझ ने इस अनुसूची को आकार देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हाँ, और हमारे स्रोत इस बात की पुष्टि भी करते हैं। टेक्स्ट बुक की सामग्री में एक बहुत ही रोचक ऐतिहासिक प्रसंग है। वो कौन सा? 1967 में जब सिंधी भाषा को सूची में जोड़ा जा रहा था, तब तत्कालीन राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बड़ा ही मार्मिक बयान दिया था। उन्होंने कहा था, मैं हिंदी बोलता हूँ, लेकिन सिंधी मेरी मौसी है। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरा बयान है ना? ये सिर्फ एक काव्यात्मक पंक्ति नहीं थी, बल्कि ये दर्शाती है कि राजनेता किस तरह एक विस्थापित समुदाय की भाषा को राष्ट्र की मुख्य धारा में पिरोने का प्रयास कर रहे हैं। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे, बस उस समय के परिदृश्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और निष्पक्ष रूप से